हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ 11 जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी। दोस्तों, यहाँ पे इस पाठ के लास्ट में मैं आपको इस पाठ का जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन की वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में आई बटन पे मिल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको आई बटन पे अभी जो प्लेलिस्ट है वो आपको दिख जाएगी क्लास 9 की। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, इस पार्ट को हम पढ़ते हैं। यहां पे कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। देखिए, कार्य कोई व्यक्ति या कोई भी मशीन या कोई भी वस्तु वो कार्य तभी कर पाएगी जब उसके अंदर ऊर्जा होगी। जैसे क्या होता है, हम भोजन करते हैं तो भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, और जब हमें ऊर्जा मिलती है तभी हम कोई कार्य कर पाते हैं। सीधी सी बात है, अगर हम भोजन ना करें तो हम चल नहीं पाएंगे, खेल नहीं पाएंगे, यहाँ तक हम पढ़ भी नहीं पाएंगे। तो हर चीज़ करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। कोई भी कार्य करेंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, तो इससे क्या साबित होता है, ऊर्जा और कार्य में संबंध तो है। हम कार्य तभी करेंगे जब ऊर्जा होगी, और कार्य होगा भी तभी जब ऊर्जा होगी। ठीक है, तो संबंध तो है इसमें। अब आते हैं कार्य। चलिए यहाँ पे देखते हैं कार्य। अब देखिए, मशीनें जैसे इंसान को क्या है, इंसान तो खाना खाता है, उससे ऊर्जा मिलती है और वो कार्य करता है। मशीनें कैसे कार्य करती हैं? मशीनें कार्य करती हैं पेट्रोल, डीजल, विद्युत का उपयोग करके, कोल ईंधन का उपयोग करके। ठीक है, इन सब चीज़ों का उपयोग करके मशीनें कार्य करती हैं। तो ये सब मशीनों के लिए क्या है, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब क्या है, ये सब उन मशीनों के लिए ऊर्जा का कार्य करती हैं, और फिर उसी ऊर्जा का उपयोग करके वो मशीनें कार्य करती हैं। अब दैनिक जीवन में हमारे पास बहुत सारे कार्य होते हैं। नॉर्मली आप देखिए, चलना, उठना, बैठना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, कोई और कार्य करना, बहुत सारे काम हैं। तो ये सारे कार्य हम करते हैं ऊर्जा के इस्तेमाल से। अब कठोर कार्य, हल्के काम, बहुत सारे, वो सब अलग चीज़ें हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब कार्य होता है तो जो कार्य होता है उसको वैज्ञानिक रूप से, जैसे हम क्या कहते हैं, हमारे हिसाब से तो कार्य क्या है, हमारे हिसाब से कार्य होता है कि अगर हम सो भी रहे हैं या हम सोच रहे हैं, जैसे सोना तो अलग चीज़ है, सोने को हम कार्य नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम सोच रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, बड़ी मेहनत से पढ़ाई वाला कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई का काम कर रहा है, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण में पढ़ना, याद करना, ये सारी चीज़ें क्या है, कार्य नहीं है। विज्ञान के दृष्टिकोण में इसको हम कार्य नहीं कहते। विज्ञान के दृष्टिकोण में कार्य क्या होता है? देखिए, विज्ञान के दृष्टिकोण की अगर बात करें तो यहाँ पे कार्य हम कहते हैं, देखिए, कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। यानी विज्ञान तभी मानता है कि कार्य हुआ है जब ये दो दशाएं, दो कंडीशन फुलफिल होती हैं, यानी पूर्ण होती हैं। पहला है, वस्तु पर कोई बल लगाना या लगना चाहिए। कोई भी पिंड है, कोई भी वस्तु है, उस पर कोई ना कोई बल लगना चाहिए, तथा बल लग रहा है तो उसमें विस्थापन भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तभी विज्ञान के दृष्टिकोण से कहा जाएगा कि कार्य हुआ है। ठीक है, दो चीजें याद होनी चाहिए। स्मरण, देखिए, याद करने को विज्ञान कार्य नहीं मानता, लेकिन हमको याद करना पड़ेगा, ये तो हमारी मजबूरी है। तो क्या है, कार्य तभी माना जाएगा जब वस्तु पर कोई बल लग रहा हो या बल लग रहा है, और साथ साथ वस्तु में विस्थापन भी हो रहा है। तो ये दो दशाएं अगर हो रही हैं तो विज्ञान में उसको माना जाएगा कि कार्य हो रहा है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी एक दशा पूरी नहीं हो रही है तो विज्ञान की दृष्टि से इसको कार्य नहीं कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक दीवार है, दीवार को हम धक्का दे रहे हैं। अब आप कितना भी धक्का दीजिए, दीवार नहीं खिसकेगा। तो धक्का देते देते आप थक जाएंगे, आपको थकान महसूस होगी, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसको कार्य नहीं कहेंगे। वहीं अगर आप
कोई सामान है, एक बैग है, आपका स्कूल बैग है, आप उसको एक जगह से उठाते हैं और दूसरी जगह रख देते हैं, उठा के थोड़ी दूर पे ले जाके रख देते हैं, तो विज्ञान के दृष्टिकोण में कहा जाएगा कि यहाँ कार्य हुआ है, क्योंकि जो वस्तु पे आपने कार्य किया है वो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, आपने उस पर बल लगाया और बल के कारण वो दूसरी जगह खिसक गई, तो इस चीज को कहा जाएगा कार्य होना। चलिए आगे देखते हैं। तो ये एक उदाहरण था छोटा सा, जिससे आप समझ गए होंगे कि विज्ञान की भाषा में कार्य होना या ना होना किस चीज को कहते हैं। अब एक नियत बल है, यानी एक फिक्स कांस्टेंट बल है, उसके द्वारा किया गया कार्य कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कार्य क्या होता है। देखिए कार्य होता क्या है, बल की दिशा में विस्थापन, उसी को हम कार्य कहते हैं। बल की दिशा में विस्थापन, जो बल लग रहा है, जैसे आप किसी को धक्का दे रहे हैं तो आप जिस तरफ उसको धक्का देंगे, कोई भी सामान हो कोई भी इंसान हो, आप जिस तरफ उसको धक्का देंगे और धक्का देने के बाद उसी दिशा में जिस तरफ आप उसको धक्का दे रहे हैं, जैसे आप इस तरफ धक्का दे रहे हैं और इसी दिशा में ये खिसक भी गया, तो क्या होगा, इसी को कहेंगे हम कार्य, किया गया कार्य। अब इसके लिए क्या होता है, जो कार्य होता है इसी को हम कहते हैं बल गुणे विस्थापन। ठीक है, दूरी को हम s से दर्शित करते हैं और जो कार्य होता है उसको हम w से दर्शित करते हैं। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। वही आपको यहां दिख रहा है, w बराबर Fs, बल को हम F से दर्शित करते हैं और विस्थापन को S से दर्शित करते हैं। तो W बराबर यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, W बराबर Fs। तो यहाँ पे अगर हम कार्य की इकाई निकालें तो क्या हो जाएगा, F यानी F बल है, बल की इकाई होती है न्यूटन, और S क्या है, S हमारा है दूरी, तो दूरी को हम मीटर में नापते हैं तो न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, न्यूटन मीटर हमारी कार्य की इकाई हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो कार्य की इकाई यहाँ पे न्यूटन मीटर है, यहाँ पे हम इसको, एक हमारे साइंटिस्ट थे जूल, उनके नाम पे ही इसकी एक और इकाई रखी गई, उसका नाम जूल रखा गया। ठीक है, तो न्यूटन मीटर को ही हम जूल भी कहते हैं। तो कार्य की एक और इकाई है जिसको जूल कहते हैं, और एक इकाई न्यूटन मीटर तो है ही है। ठीक है, दो इकाइयां यहां हो गई और दोनों आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। यहां पे आते हैं। देखिए यदि वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है तो किया गया कार्य कितना होगा। अगर बल शून्य है तो किया गया कार्य भी शून्य होगा, जाहिर सी बात है। अगर F 0 है तो W बराबर तो वैसे ही 0 हो जाएगा, 0 से S में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो किया गया कार्य भी शून्य है। यहाँ पे क्वेश्चंस जितने भी हैं, न्यूमेरिकल जितने हैं, ये सारे मैं एक एक करके आपको एक एक वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, समझा के बता दूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम थ्योरी पे ध्यान देते हैं। चलिए अब एक स्थिति है, एक स्थिति में यहाँ आपको चित्र में दिख रहा है कि कोई बच्चा है, ठीक, ये एक धागे से एक गाड़ी को बांध के रखी है और इसको अपनी तरफ खींच रही है। खींच रही है मतलब जो बल लगा रही है यानी F लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, और गाड़ी खिसक के किधर जाएगी, यानी गाड़ी जब खिसकेगी तो इसी तरफ जाएगी, यानी S भी इसी तरफ है। तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है उसको हम धनात्मक कार्य कहेंगे। कैसे, जब भी विस्थापन जो है बल की दिशा में होगा तो उसको धनात्मक कार्य माना जाएगा, धनात्मक कार्य कहेंगे उसको हम। ठीक है, जब भी बल की दिशा में विस्थापन होगा तो कार्य को धनात्मक कहा जाएगा, और जब भी बल की दिशा के विपरीत होगा विस्थापन तो उसको ऋणात्मक कार्य माना जाएगा। अब बल की दिशा के विपरीत विस्थापन की बात करें तो ऐसा कोई उदाहरण ऐसा एक उदाहरण हम मान सकते हैं, कोई वस्तु है, किसी व्यक्ति ने वस्तु को ऊपर उठा दिया। ठीक, अब देखिए
वस्तु तो ऊपर उठ गई, यानी दिशा इसकी क्या हुई, विस्थापन इसका हुआ इस डायरेक्शन में, ठीक। एस इस तरफ जा रहा है क्योंकि वस्तु नीचे से ऊपर चली गई। लेकिन जो बल कार्य करता है, एक बल तो हमारा कार्य कर रहा है जो इंसान ने लगाया इसको उठाने के लिए, लेकिन एक बल और कार्य करता है इस पिंड पे, वो होता है हमारा mg। mg कौन सा बल होता है, जो हमारा पृथ्वी हमारी जो बल लगाती है, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं एक तरह से। तो वो जब बल होता है वो उस पिंड पे कार्य करता है। अब उस बल के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या होगा, उस बल के रिस्पेक्ट में ये जो कार्य हो रहा है ये क्या है, ऋणात्मक, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत होती हैं, ठीक है। दोनों की दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। देखिए बल और विस्थापन जब एक ही दिशा में होंगे तो धनात्मक कार्य होगा, और जब विपरीत दिशा में होंगे तो ऋणात्मक कार्य होगा। तो ये चीज हमको याद रखनी जरूरी है। और जब ऋणात्मक कार्य होगा तो इसमें या तो बल माइनस में होगा या तो विस्थापन माइनस में होगा, दोनों में से एक ना एक कोई माइनस में होंगे, ठीक है, निगेटिव क्वांटिटी में होंगे। चलिए, तो दो चीजें यहां पे हम और समझ गए, एक तो धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य। यहां पे देखिए, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और जब वही बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। एक तो ये लड़की जो है वो गाड़ी खींच रही है, तो बल और गाड़ी के विस्थापन की दिशा सेम है तो धनात्मक कार्य हो गया। और वहीं एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति है जो किसी सामान को जमीन पे रखा था उसको उठा के कहीं ऊपर उठा देता है, ऊंचाई पे रखता है। तो क्या हुआ, ये जो कार्य है ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य है। बल तो नीचे की तरफ लग रहा है गुरुत्वाकर्षण, लेकिन जो विस्थापन हुआ है वो ऊपर की दिशा में हुआ है, तो दोनों विपरीत हो गए, इसलिए यहां पे ये निगेटिव कार्य करेगा, निगेटिव कार्य होगा या ऋणात्मक कार्य। चलिए, तो ये हो गया कार्य हमारा, ठीक है। अब कार्य के ऊपर भी यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल हैं, उदाहरण हैं, ये मैं आपको बता दूंगा एक एक करके समझा के। ऊर्जा, अब आते हैं ऊर्जा पे। अभी तो हम समझ गए कार्य क्या होता है, कार्य को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कार्य का फार्मूला क्या होता है, तो W बराबर Fs होता है, कार्य का फार्मूला भी हम यहाँ जान गए। अब यहाँ आते हैं हम ऊर्जा पे, ठीक है। ऊर्जा क्या है, संबंध तो हमको पता है, जब तक हमारे शरीर में या किसी पिंड में या किसी मशीन में ऊर्जा नहीं होगी तब तक वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो वैसे हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के बिना तो जीवन असंभव है। अगर इंसान खाएगा नहीं तो कार्य नहीं कर पाएगा, तो जीवन ही असंभव हो गया। तो ऊर्जा तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, और ऊर्जा की आवश्यकता हमारी रोजाना बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। रोजा कुछ ना कुछ नई चीज़ें हम इजाद करते हैं, तो उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। अब ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है हमारे लिए क्या है, सूरज। जो सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत है वो है सूर्य। सूर्य हमारी ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है और बिना प्रदूषण वाला स्रोत है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे परमाणु भट्ठी हो गई, ज्वार भाटा का भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं ऊर्जा के तौर पे। ये सब क्या हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं। और भी आप सोच सकते हैं और भी कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं हमारे डेली लाइफ में। अगर आप देखें तो बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट, कोयला के पावर प्लांट होते हैं। ये सारे क्या हैं, ये सारे ऊर्जा के स्रोत ही हैं। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता कुछ वस्तुएं होती हैं अर्जित करना, ठीक है। जब उनके अंदर ऊर्जा होती है तो वो कार्य करने की क्षमता उनके अंदर ऑटोमेटिक अर्जित हो जाती है या आ जाती है, कोई भी वस्तु हो, ठीक है। जैसे इंसान को ही मान लीजिए, हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता अर्जित हो जाती है, और फिर यानी अर्जित का मतलब हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता आ जाती है जब हम भोजन करते हैं, यानी ऊर्जा संचित हो गई तो उसी ऊर्जा का उपयोग हम कार्य के लिए करते हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है
तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। जाहिर सी बात है, ऊर्जा है तभी वो कार्य करता है। वस्तु कार्य करती है, उसमें ऊर्जा की हानि होती है। कोई भी इंसान, जैसे इंसान ही है, हमारे अंदर जब ऊर्जा होती है तो हम कार्य करते हैं, लेकिन धीरे धीरे कार्य करते करते हमारे क्या होती है, हमारे शरीर की ऊर्जाएं कम होने लगती हैं। तो इसी को कहते हैं ऊर्जा का हानि होना। और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। ठीक है, अब इस चीज को कैसे करेंगे, देखिए। गाड़ी की मशीन, ठीक है, गाड़ी की मशीन, गाड़ी में जो इंजन लगे होते हैं वो पेट्रोल से चलते हैं। तो पेट्रोल के अंदर ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा जो इंजन है वो अपना पिस्टन घुमाने में चल लगाता है। वो पिस्टन उस ऊर्जा को टायर में भेजता है, जो टायर होता है गाड़ियों का। और वो टायर फिर घूमता है, और घूमने से क्या होता है, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है। तो क्या है, एक जगह पे ऊर्जा, पेट्रोल जल के खत्म हो गया, यानी पेट्रोल की सारी ऊर्जा खत्म हो गई। अब वो ऊर्जा कहाँ पहुंच गई, वो पहुंच गई इंजन में। इंजन के पिस्टन चलाने में, पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा था। पिस्टन जैसे ही ऊपर नीचे होके अपना काम पूरा किया, वो ट्रांसफर हो गया कहाँ, गाड़ी के टायर में। गाड़ी का टायर जब घूम चुका तो गाड़ी क्या हुई, फिर आगे बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक जगह की ऊर्जा खत्म होती है तो वो दूसरी जगह में ऊर्जा की वृद्धि करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। यहाँ देखते हैं कुछ पॉइंट्स। कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह कार्य कर सकती है। जाहिर सी बात है, जिसमें ऊर्जा है वो कार्य कर सकती है। अब यहाँ पे जो इकाई है ऊर्जा की, ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक जूल ही होता है। ठीक है, ऊर्जा और कार्य की इकाई जो होती है, यानी वर्क एंड एनर्जी की जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो जूल होती है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। सीधी सी बात है, दोनों की इकाई एक ही है। 1 जूल कार्य करना है आपको तो आपको 1 जूल ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जितना कार्य करना है उतने ही जूल की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बस सीधी सी बात है, आपको जितना कार्य करना है उतना ही ऊर्जा आपको चाहिए। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग भी किया जाता है, और 1 किलो जूल को हम 1000 जूल के बराबर लिखते हैं। ठीक है, 1 किलो जूल किसके बराबर होता है, 1000 जूल के। अब आते हैं ऊर्जा के रूप। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं, या ऊर्जा के रूप कह सकते हैं। तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं इस संसार में, हमारी पृथ्वी पे। देखिए, यही जो साइंटिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के सम्मान में जो इकाई है कार्य की, उसको रखा गया है जूल। चलिए आगे देखते हैं। अब ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा के रूप में तो कई सारे रूप हम देखें। अब यहाँ पे ऊर्जा को 2 भागों में एक तरह से विभाजित किया गया है। एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को ही हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या होती है गतिज ऊर्जा, क्या होती है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, देखिए। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है। एक तेज चलती हुई वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। जैसे मारने वाला ही देखिए, एक छोटा बच्चा है, तो वो अगर आपको थप्पड़ मारता है तो उसका मारा हुआ धीरे से असर करेगा, आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन कोई बड़ा इंसान है आपके समकक्ष, वो आपको थप्पड़ मारेगा तो जोर का लगेगा, एकदम गाल लाल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, आपको पता चला ना, कार्य ज्यादा होता है। यानी आकार छोटा था तो कम लगा हुआ कार्य, आकार बढ़ गया तो कार्य ज्यादा हो गया। उसी प्रकार अगर कोई धीमे से आपको मारता है तो आपको चोट कम लगेगा,
और कोई आपको बहुत स्पीड में हाथ घुमा के मारता है तो आपको चोट ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कोई चीज़ तेज चल रही है तो उसमें कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होगी, कोई चीज़ धीमी चल रही है तो उसमें कार्य करने की क्षमता कम होगी। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। जिस चीज़ में चलने की ऊर्जा है, जो चीज़ चल रही है, मूव कर रही है, उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए कोई साइकिल है, वो चल रही है, तो मान लीजिए कोई खड़ा हुआ इंसान है, तो साइकिल चल रही है तो उसको जाके लड़ा दीजिए, तो क्या होगा? कार्य तो हुआ, इंसान जो सामने खड़ा है ना, उसको क्या होगा? थोड़ा बहुत चोट ज़रूर लगेगा, चाहे खरोंच ही आएगा, चाहे हल्की सी चोट आए, लेकिन लगेगा। तो वो चोट क्या है? वो एक तरह का कार्य है। वो अलग बात है कि वो हमारे लिए नुकसानदायक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, ये सारे क्या हैं? ये सब में ऊर्जा है, और जिसमें ऊर्जा है उसमें उससे कार्य हो सकता है। तो जो भी चीज़ें चलती हैं उनको हम गतिज ऊर्जा में गिनते हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। यानी कोई भी पिंड है, कोई भी सामान है, अगर या हवा पानी कुछ भी है, अगर वो बह रही है या वो चल रही है तो हम कहेंगे उसमें गतिज ऊर्जा विद्यमान है। अब ऊर्जा है तो इकाई तो जूल ही होगी। ठीक है, कोई भी ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज हो, चाहे गतिज हो, चाहे साधारण ऊर्जा की बात की जाए, तो उसमें इकाई तो वही होगी। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा होती है हमारी हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये हाफ एम वी स्क्वायर आता कहाँ से है? ठीक है, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर आता कहाँ से है। चलिए मान लेते हैं वर्क वर्क डब्लू हम मानते हैं, और डब्लू बराबर होता है एफ एस के, यानी बल गुणे विस्थापन के। हमने एक समीकरण पढ़ा है, जो गति के समीकरण में तीसरा समीकरण है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये एक समीकरण हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ से हम क्या करते हैं, s का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, s का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आप देखिए s का मान आपका आ जाएगा s बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a। इसी समीकरण को हल करेंगे, s बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा। पक्षांतर विधि से आप इधर उधर करके जब s बराबर निकालेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पे हमारा s बराबर आ गया। हमको पता है f बराबर होता है ma, और w बराबर होता है एफ एस कॉस सॉरी f इंटू एस, यानी w बराबर कार्य बराबर होता है एफ एस। अब देखिए यहाँ पे f का मान रख दीजिए, तो f बराबर ma होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और s बराबर हमने यहाँ पे निकाला है, s बराबर, तो s का मान वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटे 2a, ये हमने मान रख दिया। अब w बराबर जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा यहाँ से आ जाएगा क्या? w बराबर आ जाएगा हाफ m इन ब्रैकेट में आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब क्या है, वस्तु की गति अपनी विरामावस्था से प्रारंभ होती है। कोई भी वस्तु है तो वो रुकी होगी, फिर चलना शुरू की होगी, तो जो इनिशियल प्रारंभिक वेग है वो क्या हो गया? वो ज़ीरो हो गया। तो जब प्रारंभिक वेग ज़ीरो है, यानी u का मान ज़ीरो हो गया, तो बचा क्या हमारा? w बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। यही आया हमारा, इसी को हम कहते हैं गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यही फार्मूला हमें याद कराया जाता है, और इसको हम लिखते कैसे हैं? ई के, एनर्जी काइनेटिक, 1/2 एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के फार्मूले पे यहाँ पे प्रश्न भी है, ये प्रश्न मैं आपको एक एक वीडियो करके देता रहूँगा। अब आते हैं हम अपने दूसरी प्रकार की ऊर्जा पे। एक तो गतिज ऊर्जा हो गई, वो पढ़ लिया हमने। अब आते हैं स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की सबसे खास बात है कि इसमें जो पिंड होगा या वस्तु होगी, इसकी बनावट कुछ ऐसी होगी कि अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त करना चाहेगा। ठीक है,
हम ये जो वस्तुएं होंगी, इन वस्तुओं को, इनका आकार या कुछ ना कुछ चीज़ें हम बल लगाकर बदलेंगे। लेकिन बदलते ही, जैसे ही हम वो बल हटाएंगे, ये अपनी पुरानी स्थिति में वापस आने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए, एक रबड़ होता है ना, जो लोग अक्सर, लड़कियां अक्सर बालों में लगाती हैं, या और होता है ना बालों में लगाने वाला रबड़। क्या होता है, उसको हम खींचते हैं तो वो बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही अपना हाथ से छोड़ते हैं, वो क्या होता है, फिर से अपने पुराने आकार में आ जाता है। ठीक है, तो एक उदाहरण ये हो गया। स्प्रिंग आप देखे होंगे, स्प्रिंग ऐसे होता है ना, स्प्रिंग, ये भी आपने देखा होगा। जब हम इसको खींचते हैं तो बड़ा हो जाता है, और छोड़ते हैं तो फिर से सिकुड़ के छोटा हो जाता है। ये भी एक, यानी स्प्रिंग को बनाया ही ऐसे जाता है कि ये अपनी पुरानी स्थिति को, पुराने आकार को बरकरार कर ले, रख ले। ऐसे चाबी वाले खिलौने होते हैं, हम चाबी भर देते हैं और छोड़ते हैं जैसे, तो वो फिर से खिलौना कुछ दूर चलता है और फिर रुक जाता है, यानी चाबी खुल के फिर से रुक जाती है। तो उसको बनाया ही ऐसे जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि स्थिति ऊर्जा जो होती है, इसके जो सामान होते हैं, ये कुछ ऐसे बने होते हैं कि जो अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा अभी और समझ में आ जाएगा। देखिए, वस्तु पे कोई कार्य होता है, अगर जैसे हमने रबड़ को खींचा, ठीक है, रबड़ है, उसको हमने खींचा, तो हमने अपने हाथ से उस रबड़ पे क्या किया, बल लगाया। ठीक है, बल लगाया। अब जो बल हमने उस रबड़ पे लगाया ना, वो बल उस रबड़ में संचित हो गया, यानी हमारे हाथ से ट्रांसफर होके वो उस रबड़ में चला गया। और जैसे ही हम अपना बल या हाथ हटाते हैं, तो उसमें जो ऊर्जा हमारे हाथों के द्वारा पहुंची है, वही ऊर्जा कार्य करती है, और वो जो रबड़ है वो अपना आकार वापस प्राप्त कर लेता है। चलिए, वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। अब जो ऊर्जा स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होती है हमारे हाथों से, वो क्या होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में उस वस्तु में या उस पिंड में स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है। अब आते हैं कि आखिर ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसे हम कैसे निकालेंगे, किसी वस्तु की जो स्थिति ऊर्जा होती है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे। एक चीज और होती है, देखिए यहाँ पे, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थिति ऊर्जा कहते हैं। जैसे मैं आपको पहले ही बताया मैंने कि इसकी जो स्थिति होती है, ये कुछ ऐसी होती है कि अपने पुराने वाले आकार में आने का प्रयास करता है ये। ठीक है, तो ऐसी चीजों में स्थिति ऊर्जा पाई जाती है। चलिए, अब यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं, जैसे धनुष बाण, धनुष को खींचेंगे, तीर लगा के खींचेंगे, और जैसे छोड़ेंगे, ये जो प्रत्यंचा है या जिसको डोरी है, ये फिर से अपने पुराने स्थिति में आ जाती है। चलिए, अब यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि स्थिति ऊर्जा कैसे हम निकालेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। कोई वस्तु है, मान लेते हैं कोई वस्तु है जो किसी ऊंचाई पे रखा हुआ है। अभी यहाँ ये धरती है, यहाँ पे था अभी, इसको उठा के ऊपर पहुंचा दिया गया। तो मान लेते हैं ये जो हाइट है वो h है। अब इस पिंड पे एक बल कार्य करेगा, वो बल कहाँ कार्य करेगा, नीचे की तरफ कार्य करेगा। और वो बल क्या होगा, अगर इस पिंड का द्रव्यमान m है, तो जो बल कार्य करेगा वो होगा mg, mg बल कार्य करेगा। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद, यानी इस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद, कार्य बराबर होता है हमारा बल गुणे विस्थापन। तो बल क्या है, बल है हमारा mg, और विस्थापन कितना हुआ, h। यानी जो कार्य हुआ, यानी W हुआ, वो क्या हो गया, mgh। यही हो गया हमारा क्या, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। चलिए, यहाँ पे देखिए, यही जो कार्य है यही हो गया हमारा, इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ
कहेंगे, यही हमारा जो स्थितिज ऊर्जा है mgh यही है। इसको हम लिखते कैसे हैं? ep से। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को ek लिखते थे, पोटेंशियल एनर्जी को हम ep लिखते हैं, और ep बराबर होता है हमारा mgh, और इकाई वही जूल ही होगी। अब यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट आपको यहाँ देखिए देखिए, जैसे जैसे तल बदलेगा, ठीक है, जैसे स्थिति ऊर्जा के लिए क्या चीज अलग होगी, जैसे जैसे तल बदलेगा वैसे वैसे उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा भी बदलेगी। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिए, जैसे अभी हम पृथ्वी पे किसी पिंड को h ऊंचाई तक उठा के रखे हैं, तो वहां पे जो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। अब g का मान हमारे यहाँ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वही पिंड अगर हम चंद्रमा पे लेके जाएं और वहां पे उठा के h ऊंचाई तक ही, सेम ऊंचाई तक ही उठा के रखें, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे g की वैल्यू 9.8/6 हो जाती है। तो यहां से मान में फर्क आएगा, मान जो स्थिति ऊर्जा का मान होगा वो अलग अलग होगा। तो तल के बदलने से ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मान भी अलग अलग हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं इसके। हाँ, एक चीज और, यहाँ पे आप ये फिगर देख रहे हैं, देखिए एक तो यहाँ पे एक वस्तु है नीचे से ऊपर उठाया गया, तो ये सीधी रेखा में है, इसका रास्ता जो है वो पथ सीधा है, और दूसरे के लिए पथ टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वस्तु पे और इस वस्तु पे जो कार्य होगा वो mgh ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। कोई मतलब नहीं कि रास्ता कितना टेढ़ा है या मेढ़ा है, ठीक, mgh ही होगा जो सीधी हाइट उसकी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है हमारा, क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय है? अब यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, चलिए ऊर्जा का या ऊर्जा संरक्षण का नियम जिसको हम कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, पिछली कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं, एक बार और दोहरा लेते हैं। ऊर्जा संरक्षण ये कहता है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, उसका रूप हम बदल सकते हैं, लेकिन हम उसको ना तो बना सकते हैं, ना ही ऊर्जा को पूर्णतः क्या उसको नष्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, यानी रूप बदल सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, सिर्फ रूपांतरण ही किया जा सकता है। और रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। यानी आपने कोई वस्तु खिसकाई, ठीक है, तो खिसकाने से पहले आपके अंदर जितनी ऊर्जा थी और खिसकाने के बाद जो ऊर्जा बटी, यानी कुछ ऊर्जा आपने उस वस्तु में डाल दी, आपने उसको धक्का दिया तो कुछ ऊर्जा उस वस्तु में चली गई, तो वो ऊर्जा प्लस आपके अंदर जो बची ऊर्जा है, उन दोनों का योग वस्तु को खिसकाने से पहले आपके अंदर जो ऊर्जा थी उसके बराबर ही होगी, वो सदैव अचर होगी, उन दोनों का योग। ठीक है, चलिए अब इसके आगे आते हैं। यहां पे आप देखिए, ये देखिए यहां पे किसी भी बिंदु पे कहीं भी ऊपर नीचे कैसी भी ऊर्जा की गणना आप कर रहे हो, सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा दोनों का योग समान रहता है। ठीक है, यानी स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा बराबर अचर होता है, यानी mgh प्लस हाफ mv² बराबर अचर। ठीक, होता क्या है, जैसे कोई वस्तु, कोई पिंड यहाँ पे था, इसको हमने उठा के यहाँ कर दिया, ठीक, अभी ये यहाँ पे है, तो इस पिंड में अभी कौन सी ऊर्जा है, इस पिंड में इस वक्त है mgh, यानी स्थितिज ऊर्जा भरी पड़ी है इसके अंदर।
अब जैसे ही अभी इस पिंड को कोई इंसान पकड़ के रखा है, तब तक इसके अंदर mgh है। अब इस इंसान ने इसको छोड़ दिया, तो छोड़ दिया तो क्या होगा, अब ये नीचे गिरना शुरू होगा। जैसे ही ये नीचे गिरना शुरू होगा, ये mgh घटने लगेगा और हाफ mv² क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक, ये प्लस का मान होने लगेगा। और जैसे ही वस्तु पृथ्वी को छूने वाली होगी, उस वक्त पे हाफ mv² की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, हाफ mv² की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। और जैसे ही ये पहुंच जाएगा, क्या होगा, mgh की वैल्यू फिर से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कितना भी mgh का मान घटे या हाफ mv² का मान बढ़े, या mgh का मान बढ़े हाफ mv² का मान घटे, ये दोनों का योग जो कुछ भी होगा वो हमेशा अचर होगा। ठीक है, यही होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। अब आते हैं आगे, इसके आगे क्या पढ़ना है, आगे का पॉइंट, कार्य करने की दर। देखिए, ऊर्जा है तो वो मशीन या व्यक्ति, वो पिंड कार्य कर सकता है। अब कोई कार्य कर सकता है तो एक चीज ये भी होती है कि कितनी ताकत से कार्य कर सकता है, कितनी पावर से। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो इंसान हैं, एक थोड़ा हैवी है, एक थोड़ा हल्का है। तो किसी वस्तु को, कोई किसी गाड़ी को या कोई सामान है, उसको खिसकाना है, तो जो हल्का इंसान है वो जब उसको खिसकाता है तो वो उसको नहीं खिसका पाता, लेकिन वही जो भारी इंसान है, बड़ा है, थोड़ा हैवी है, वो धक्का देता है और वो वस्तु खिसक जाती है। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि जो भारी इंसान है उसके अंदर ताकत ज्यादा है, यानी शक्ति। होता है ना, शक्तिमान में आता था पहले डॉक्टर जैकॉल, शक्ति द पावर कहता था ना, वो पावर जो बोलता था ना, वही है पावर। ठीक है, कार्य करने की दर, इसी को कहते हैं पावर। ठीक है, चलिए शक्ति। अब देखिए, शक्ति को हम निकालते कैसे हैं, कार्य करने की दर। अब जब दर की बात कर रहा है तो कार्य बटा समय, इसी को हम कहते हैं पावर या शक्ति। चलिए यहां पे आप देखिए ये निकालते कैसे हैं। शक्ति किए गए कार्य की गति को मापती है। जो शक्ति है वो किए गए कार्य की गति को मापती है, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देर से किया गया है। शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है। शक्ति को हम कैसे कहेंगे, उसकी परिभाषा देखिए, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता या एजेंट कहते हैं जिसको, टी समय में डब्लू कार्य करता है तो शक्ति का मान क्या होगा, शक्ति बराबर होगा कार्य बटा समय, यानी P बराबर W/T। ठीक है, पावर बराबर हमारा होगा W/T, यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय। यही फॉर्मूला होता है शक्ति निकालने का, पावर निकालने का। मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वाट होता है। जैसे कि हम घरों में जो LED बल्ब लगाते हैं, 9 वाट, 10 वाट, 15 वाट, ठीक है, वो क्या है, वो बताता है उस बल्ब की पावर कितनी है, ताकत कितनी है। ठीक है, और ये वाट किसके नाम पे रखा गया है, जेम्स वाट एक हमारे वैज्ञानिक थे, उन्हीं के सम्मान में इसका जो इकाई यूनिट रखा गया वो वाट रखा गया। तो शक्ति कैसे निकालेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है ये हम जान गए, इसकी इकाई क्या होती है ये भी जान गए। अब देखिए, शक्ति मापने के जो इकाइयां होती हैं वो तो वाट होती है। अक्सर हम सुनते हैं किलोवाट। जब घरों में हमारी बिजली आती है, मीटर लगता है, तो मीटर नापने वाला जो आता है, या कहते हैं घरों में जो सप्लाई आती है वो 1 किलोवाट की है। तो ये क्या है, ये वाट से एक बड़ी इकाई है, वाट की एक बड़ी इकाई है जिसको हम 1 किलोवाट कहते हैं। अब देखिए, 1 वाट बराबर होता क्या है, 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकंड। 1 जूल प्रति सेकंड। अब जूल प्रति सेकंड अब कैसे आया, देखिए क्या होता है, कार्य करने की दर तो कार्य बटे समय, यही होता है ना। तो कार्य कार्य क्या होता है, जूल, कार्य की इकाई जूल होती है और समय का सेकंड होता है।
तो वही जूल प्रति सेकंड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी को हम जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं और वाट भी कहते हैं, दोनों इकाइयाँ होती हैं। तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड हम लिखते हैं। यहाँ पे बड़ी इकाई की बात कर रहे हैं तो 1 किलोवाट बराबर हमारा 1000 वाट होता है। इसको हम दर्शित कैसे करते हैं, 1 KW लिखते हैं और 1000 W लिखते हैं, या 1000 जूल प्रति सेकंड लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से बड़ी इकाई को भी हम लिखते हैं। अब औसत शक्ति की बात की जाए, एवरेज पावर की, तो क्या करेंगे, एवरेज पावर के लिए हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा, जितनी ऊर्जा है, जितनी ऊर्जा का उपयोग हुआ है, बटे कुल लिया गया समय। ठीक है, जितना समय लिया गया उससे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यही हो गया हमारा औसत शक्ति, औसत पावर, यानी एवरेज पावर। अब यहाँ पे ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, चलिए ये भी जान लेते हैं। इसका जो व्यावसायिक मात्रक क्या है, तो व्यावसायिक मात्रक तो आप देख ही चुके हैं, किलोवाट होता है हमारे घरों में जो आता है। लेकिन इसके साथ होता क्या है, व्यावसायिक मात्रक में कोई ऊर्जा हम इस्तेमाल करते हैं तो किस हिसाब से हम उसको जोड़ेंगे, समझेंगे कि कितनी ऊर्जा हमने इस्तेमाल की। जूल क्या है, एक बहुत छोटी इकाई है ऊर्जा का। तो बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है अगर हम ऊर्जा को व्यक्त करें, क्योंकि हम जो आज के समय में ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं उसकी मात्रा ज़्यादा है। तो हम उसको व्यक्त करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। तो उस नंबर को छोटा करने के लिए हम एक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, एक इकाई का इस्तेमाल करते हैं जिसको किलोवाट घंटा कहते हैं। ठीक है, इस मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं। अब 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट आवर, ठीक है, एच फॉर आवर, आवर मतलब घंटा होता है। इससे का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक मशीन है जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है। ठीक है, 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा उपयोग में लाती है। यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाया जाए, लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाया जाए, तो क्या होगा, यह 1 किलोवाट घंटा होगा। ठीक है, इसी को हम कहेंगे 1 किलोवाट घंटा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, यानी 1 किलोवाट आवर ऊर्जा व्यय करेगी ये मशीन। इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का या जो एनर्जी है उसकी वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होती है। यानी 1 घंटे में 1 किलोवाट की जो भी ऊर्जा व्यय होगी उसी को हम 1 किलोवाट आवर कहते हैं। ठीक है, अब 1 किलोवाट आवर को अगर और एक्सप्लेन करें जूल में तो कितना आएगा, 1 किलोवाट आवर होता है तो 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। अब 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं और 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। इसको हल कर देंगे तो 1 किलोवाट आवर बराबर आएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। तो ये है हमारा एक तरह से व्यावसायिक जोड़ घटाना हमारा ऊर्जा का, या जो बड़ी इकाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा की, वो है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, घरों में हम जो बिजली हम इस्तेमाल करते हैं वो हम यूनिट के आधार पे उसके लिए पैसे देते हैं। तो 1 यूनिट कितना होता है, 1 यूनिट का अर्थ होता है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 यूनिट यानी कितने किलोवाट आवर आप बिजली इस्तेमाल किए हैं उसी को आप यूनिट कह सकते हैं। अगर 2 किलोवाट आवर का इस्तेमाल हुआ है तो 2 यूनिट हो गया, और 1 किलोवाट का आवर का हुआ है इस्तेमाल तो 1 यूनिट हो गया। ठीक है, इस तरह से हम यूनिट भी डिफाइन करते हैं। इसके बाद तो यहाँ पे ये पार्ट, इस पार्ट में जितने भी टॉपिक थे, जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं कि इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है, उसको एक बार पढ़ के रिवाइज करते हैं। चलिए सबसे पहले देखिए, किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण व बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल के परिभाषित होता है, बराबर होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है।
1 जूल ऊर्जा कितनी होगी? 1 न्यूटन का बल लगे और 1 मीटर का विस्थापन हो तो वो 1 जूल ऊर्जा खर्च होगी उसमें। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य शून्य होगा। चाहे पहले ही मैंने बताया, अगर जो पिंड का विस्थापन है यानी एस है, अगर वो शून्य है तो कार्य शून्य माना जाएगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो यह कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य है यानी जूल। ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आगे देखते हैं। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ mv स्क्वायर, 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, यही होती है, इसी के बराबर होती है। वस्तु द्वारा किसी स्थिति अथवा आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पृथ्वी के तल से h ऊंचाई तक उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होती है। कोई भी वस्तु नीचे से ऊपर को उठा दी गई है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये कितनी होगी? mgh होगी। आगे देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है या रूपांतरण हो सकता है। इसकी ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश किया जा सकता है। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है, यानी पहले जितनी ऊर्जा थी रूपांतरण के बाद भी उतनी ही ऊर्जा होगी, यानी दोनों का योग हमेशा एक अचर ही होगा। आगे देखते हैं। प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ऐसी बहुत से प्रकार हैं। सौर ऊर्जा, बहुत से प्रकार हैं ऊर्जा के। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा अचर होती है और उसी अचर को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं और शक्ति का असाई मात्रक वाट होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक है। 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा, 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी इस पाठ में जो बिंदु के हिसाब से हमने रिवीजन किया। इस पाठ में मैंने सभी टॉपिक्स को क्लियर कर दिया है, अच्छे से समझाया है आप लोग को। अगर कहीं कोई डाउट है तो बेहिचक आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी यहाँ से तो आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो गए। ये टोटल आई थिंक 21 क्वेश्चन हैं। आप एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा इनको हल करने की। बाकी मैं इसका सोल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा आपको। डिस्क्रिप्शन आप खोलेंगे, वहाँ पे आपको इस पार्ट का जो सोल्यूशन है उसका वीडियो मिल जाएगा, उसकी लिंक मिल जाएगी। साथ साथ आपको प्लेलिस्ट आई बटन में मिल जाएगा और उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।